नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सशक्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी संत्रस्त। तो आइए सुनते हैं कहानी। बहन की मृत्यु का समाचार मुझे टेलीफोन पर मिला। पत्नी और मैं उस समय एक विशेष पार्टी के लिए निकल रहे थे। पत्नी शीशे के सामने अपना अंतिम निरीक्षण कर रही थी और मैं तैयार कबाबों से भरे 2 हॉट केस व बर्फ की 3 बाल्टियों को गाड़ी में टिकाकर पत्नी को लिवाने कमरे में लौटा था। घंटी सुने या रहने दें, मेरे मोबाइल की घंटी की ओर मेरा ध्यान पत्नी ने ही दिलाया था। तुम बताओ, आधुनिक यंत्रों में मैं सबसे अधिक अपने मोबाइल से घबराता हूँ। चलो सुन लेते हैं। पत्नी मुस्कुराई। रेणु का हुआ तो कह देना, बस पहुंच ही रहे हैं। पार्टी पत्नी की बड़ी बहन के घर पर आयोजित थी। पत्नी की बड़ी बहन के पति मुझसे सर्विस में 8 साल सीनियर हैं तथा मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। हेलो, मैंने टेलीफोन उठाया। मैं राजेश बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, आपको यहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए। शशि की आज अस्पताल में मृत्यु हो गई है। कैसे? मैं चीख पड़ा। सब खैरियत तो है? पत्नी ने लपक कर मेरे हाथ से टेलीफोन ले लिया। हेलो, हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। बाकी समाचार पत्नी ने ही ग्रहण किए। मैं अपना मुंह छिपाकर रोता रहा। राजेश ने क्या कहा? मेरा गला सूख चला। बोला शशि का पेल्विक एक्सेस उसके पेट में फूट गया था और खून में जहर भर जाने से उसकी हालत बहुत खराब। तो उस धूर्त ने हमें क्यों नहीं बुलाया? क्रोधावेश में मैं अपना संतुलन खो बैठा। कल सब अचानक ही तो हुआ। शशि ने पेट में दर्द की शिकायत की तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पत्नी बहन से 8 साल छोटी थी, मगर पत्नी के समाज में बच्चों को छोड़कर सब लोग, मर्द क्या, औरत क्या, बड़े क्या, छोटे क्या, सबके सब एक दूसरे को नाम से अथवा सर या मैम से संबोधन करते हैं। जीजी, भैया, चाचा, काकी जैसे सभी आदर सूचक शब्द प्रयोग करने की उन्हें सख्त मनाही है। जरूर उस नीच ने अपनी सरगर्मी फिर से शुरू करनी चाहिए होगी और बेचारी शशि अपना बचाव करने में असमर्थ रही होगी। पिछले 4 वर्षों में बहन मुझे केवल 2 बार ही मिली थी। एक बार 2 वर्ष पहले मेरी शादी पर तथा दूसरी बार 4 महीने पहले माँ की मृत्यु पर। दोनों बार ही राजेश उसके साथ रहा था और परिस्थितियां असामान्य। मेरे विवाह का आयोजन एक सार्वजनिक क्लब में होने के कारण बहन एक औपचारिक अतिथि से अधिक कुछ न रही थी और माँ की मृत्यु पर अतिथि मैं रहा था। पत्नी का संक्रामक गर्भ सुख मुझे अपने शहर में शीघ्र लौटा ले गया था। हाँ, इधर जब से अपने निरंतर बिगड़ रहे गले के इलाज के लिए बाबूजी कस्बापुर से मेरे पास चले आए थे, बहन फोन पर अक्सर मुझसे भी 2-4 बात करती रही थी। बाबूजी के गले को लेकर वह बहुत चिंतित रहने लगी थी। मुझे डर है मैं फिर बीमार हो रही हूँ। पिछले सप्ताह बहन की जब मुझसे फ़ोन पर बात हुई थी तो उसने मुझे चेताया था। तुम घबराना नहीं, मैंने उसे ढाढ़स बंधाया था। इधर रेवा अस्पताल में है। जैसे ही वह कुछ ठीक हुई मैं आकर तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। रेवा को क्या हुआ? बहन घबरा उठी। उसका केस बिगड़ गया है। एक लेट पार्टी के बाद पत्नी का गर्भपात हो गया था। डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाई और रेवा को अस्पताल में अभी 2-3 दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम अभी रेवा को देखो। बहन शोकार्त होकर रो पड़ी थी। उसे कहना निराश न हो। भगवान के घर में उसके नाम का टोकरा बहुत बड़ा है। उसकी झोली में सब कुछ आएगा। वह धीरज रखे। जिन दिनों बहन की शादी हुई थी मैं आईएएस की प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था। भूगोल में एमए कर लेने के बाद बहन लखनऊ के एक महिला कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। अखबार के एक विज्ञापन द्वारा ही बहन को राजेश का परिचय मिला था। राजेश जर्मनी से इंजीनियरिंग की एक उच्च डिग्री लेकर अभी हाल ही में लौटा था तथा उत्तर प्रदेश में ही स्थित किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक की नौकरी करने का इरादा रखता था।
एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर हो रहे बाबूजी को राजेश व राजेश का परिवार बहन के लिए ठीक ठाक ही लगा था। बहन ने विवाह की तिथि निश्चित होते ही अपने प्रोविडेंट फंड के लोभ में नौकरी छोड़ दी थी और अपनी मनपसंद साड़ियां बटोरनी शुरू कर दी थी। राजेश के भयंकर छुतहा रोग का रहस्य तो शादी के बाद ही उद्घाटित हुआ था, जब हमें शादी के 10वें दिन बहन की रुग्णावस्था का तार मिला था। बाबूजी और माँ बहन को तुरंत घर पर लिवा भी लाए थे, परंतु अभी बहन स्वास्थ्य लाभ ही ग्रहण कर रही थी कि राजेश अनेक डॉक्टरी सर्टिफिकेटों के साथ हमारे घर पर आ धमका था। राजेश के डॉक्टरों ने उसे पूर्ण रूपेण निरोग बताते हुए विवाहित जीवन के योग्य घोषित किया था। डॉक्टरों की इस घोषणा के साथ राजेश ने अपनी मृदुल विनयशीलता जोड़ ली थी और बाबूजी बहन को राजेश के साथ वापस भेजने के लिए सहमत हो गए थे। आने वाले अमंगल का पूर्व संकेत मैंने बाबूजी को दिया भी था, किंतु बाबूजी ने सिर हिलाकर अपनी मजबूरी बताई थी। लड़के में कोई और कमी रही होती तो हम लड़की को घर बिठाने या दोबारा ब्याहने के 100 तर्क दे डालते, पर यहाँ बाधा इतनी दुर्बोध व बीभत्स है कि बात उठाने की बजाय अब चुपचाप पी जानी पड़ेगी। अब तो हाथ जोड़कर भगवान से यही मनाएंगे कि राजेश अपने वादे पर अटल रहे और शशि को हर जोखिम से बचा कर रखे। उस दिन हमारी पार्टी की वजह से बाबूजी ने खाना जल्दी ले लिया था और अपने कमरे में बंद हो गए थे। पत्नी का आग्रह था कि बाबूजी भी हमारी तरह रात में अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद रखा करें। दरवाजे की चिटकनी थामकर बाबूजी दरवाजे पर खड़े हो गए। बाबूजी, मैंने उन्हें दरवाजे से हटाने की खातिर अपने अंक में ले लिया। क्या हुआ? बाबूजी चौंके। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बाबूजी, मैं रो पड़ा। शशि चली गई है। बाबूजी ने तुरंत अपने आप को मेरे अंक से मुक्त कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। क्या फोन आया था? बाबूजी बुरी तरह कांपने लगे। हाँ, मैंने कहा। राजेश ने बताया मृत्यु आज ही अस्पताल में हुई। मैं अभी रात की गाड़ी से वहां जाऊंगा। बाबूजी उठकर कपड़े बदलने लगे। आप यहाँ रहिए, आपकी तबीयत ढीली है, यात्रा करने योग्य नहीं। वहाँ मैं जा रहा हूँ, लौटकर सब विस्तार से आपको बताऊंगा। नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगा। बाबूजी अड़ गए। कपड़े बदलकर बाबूजी बाथरूम से अपना ज़रूरी सामान ले आए। रेवा यहाँ अकेली कैसे रहेगी? मैंने पत्नी की अस्वस्थता की ओर संकेत किया। मेरी ये चीज़ें अपने सूटकेस में रख लेना। बाबूजी ने मेरे प्रश्न को कोरी बकवास मानकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, जब से माँ की मृत्यु हुई है मैंने बाबूजी से बहस करना एकदम छोड़ रखा है। अपने शेविंग किट में शेव की सब चीज़ें रखते समय मेरे कानों ने फ़ोन पर पत्नी की आवाज़ पकड़ी। पत्नी अपनी बड़ी बहन से कह रही थी, तो क्या आप हाथ खाली हैं? बुढ़ाऊ पूरी पूरी सेवा और हाजिरी मांगता है। हाँ, खैर वह डर तो अब छूट गया। भावुक होकर वह कभी भी बहन को यहाँ बुला तो सकता था। क्या हुआ? मैं अभी आई। कुछ गिरा है क्या? पत्नी मेरे बाथरूम के दरवाजे तक चली आई। कुछ नहीं, मैंने कहा। हालांकि आफ्टर शेव की एक कीमती शीशी अपने किट में धरते समय मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। कुछ गिरने की आवाज़ तो आई थी। पत्नी झल्लाई। तुम्हें आई होगी, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने पत्नी को जानबूझकर चिढ़ाया। तुम और तुम्हारे तमाशे मेरी समझ से बाहर रहते हैं। पत्नी ने बाथरूम के अंदर झांकना चाहा तो मैंने तत्काल आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझसे मत पूछो क्या हुआ था। पत्नी अपने टेलीफोन पर लौट गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो, हाय सुमेर, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। अस्पताल से? आज मिल तो रहे हैं। खैर मैं उतनी बुरी अवस्था में तो नहीं। देखकर बताना क्या अंतर आया है। हाँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। स्त्री होने की बेचारी को इतनी बड़ी सज़ा मिली।
राजेश अपने परीक्षण तो हर चौथे महीने करवा लेता था, मगर उसे शशि की तनिक परवाह न थी। वही HSV2, शायद इसे ही हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 कहते हैं। इसमें उपचार से ज़्यादा परहेज की ज़रूरत रहती है। जहाँ परहेज छूटा नहीं, स्त्री की बीमारी फिर शुरू। नहीं, इसी की वजह से ही नहीं, निसंतान रहने को बाध्य रहीं वे। बच्चा तो जन्म से ही फिर दोषपूर्ण स्वास्थ्य लेकर पैदा होगा। हाँ हाँ, मैं तो आ ही रही हूँ। रात को फिर वहीं रुकूंगी, स्टेशन से सीधे वहीं आऊंगी। नहीं, तुम इस समय कार नहीं चलाओगी। मैंने बाथरूम से बाहर आकर पत्नी को टोक दिया। तुम वहाँ पार्टी में भी नहीं जाओगी। नहीं, कोई नहीं है। कबाब और बर्फ तो ला ही रही हूँ। अभी रखती हूँ, मिलने पर बाकी बात होगी। वहां न गई तो वे लोग कबाब और बर्फ का कहाँ से प्रबंध करेंगे? जानते हो ना, मुख्यमंत्री के सचिव भी उस पार्टी में आ रहे हैं। तुम ना कहते थे, सुमेर से आज कहेंगे तुम्हारी विदेश यात्रा को मुख्यमंत्री के सचिव से ओके करवा दें। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैं अब विदेश नहीं जाना चाहता। शशि के न रहने से बाबूजी पहले ही परेशान हैं। मेरे विदेश जाने पर बहुत अकेले पड़ जाएंगे। नंदन, नंदन, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। बाहर के बरामदे से बाबूजी जोर से चिल्लाए। बाबूजी जब भी उत्तेजित होते हैं, उनका स्वर प्रबल महाघोष में परिवर्तित हो उठता है। हमें अब तुरंत चल देना चाहिए। स्टेशन पर विदा कहने के बाद मैं रेणु के घर चली जाऊंगी। पत्नी ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैं तैयार हूँ बाबूजी। मैंने बाबूजी को अपने कमरे में बुला लिया। आप तनिक रुकिए, मैं सूटकेस तैयार कर रहा हूँ। रामलोचन, तभी पत्नी बाथरूम से चिल्लाई, इधर आओ रामलोचन। अर्दली तत्क्षण प्रकट हो लिया। क्या कर रहे थे? पत्नी अर्दली पर कड़की, तुम्हें इतनी आवाजें क्यों देनी पड़ी? हम आ रहे थे मेम साहब। क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे मेम साहब। अर्दली झेंप गया। खाना बाद में खाना, पत्नी ने उसे आदेश दिया। पहले झाड़ू लेकर बाथरूम से कांच उठाओ, वहां एक शीशी टूट गई है। जी साहब। अर्दली झाड़ू लेने लपका। वह पत्नी से बहुत डरता था। मालूम है, पत्नी मेरी ओर देखकर चेहरे पर उदार भाव ले आई। यह आफ्टर शेव कौन लाया था? कहाँ से लाया था? भारत में कहीं मिलेगा क्या? पत्नी का एक भाई मर्चेंट नेवी में कप्तान रहा। विदेशी सामान व विदेशी प्रसाधन श्रृंगारण की दीवानी पत्नी समय समय पर अपने भाई से विदेशी सामग्री मंगवाती रहती थी। तुम जानती हो, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अर्दली को झाड़ू के साथ कमरे में प्रविष्ट होते देखकर मैंने उसे बाहर रहने का आदेश दिया। माँ झाड़ू का बहुत वहम रखती रही हैं और फिर बाबूजी बुरा मानते हैं, मैं बुरा मानता हूँ। आज का अपशगुन तो घटित हो चुका है। पत्नी ने बाबूजी का तनिक लिहाज नहीं रखा और लापरवाही दिखाने लगी। अब क्या डर है? बताऊं क्या डर है? सूटकेस में उस समय मैं अपनी रात वाली चप्पल रखने जा रहा था। वही चप्पल लेकर मैं पत्नी पर झपट पड़ा। यह क्या कर रहे हो नंदन? बाबूजी ने तुरंत मेरा हाथ छेंक दिया। तुम्हें होश क्यों नहीं रहता नंदन? हमें अभी गाड़ी पकड़नी है। भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है बाबूजी। मैंने पत्नी पर यूं पहली बार चप्पल उठाई थी और पत्नी की घबराहट दूर करने के लिए अब हर्जाने की एवज में बौखलाहट का स्वांग रचना जरूरी हो गया था। पहले माँ को छीन लिया, अब शशि को। बाबूजी से अपना हाथ छुड़ाकर मैं दीवार से अपना सिर टकराने लगा। होश में आओ नंदन। बाबूजी ने खींचकर मुझे मेरे पलंग पर बिठा दिया। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। फौरन स्टेशन के लिए निकल लेना चाहिए। अभी हमें टिकट भी लेनी है। स्टेशन पर मैं आपको छोड़ आऊंगी। स्वयं को हानि पहुंचाने की मेरी प्रक्रिया पत्नी को उसकी दहल से बाहर खींच लाने में सफल रही थी अथवा अपनी बहन की पार्टी में उपस्थित रहने की उसकी अभिलाषा अति दृढ़, मैं नहीं जानता, किंतु पत्नी लगभग सामान्य हो चली थी। आपको स्टेशन पर विदा कहने मैं आपके साथ आ सकती हूँ।
अपनी बड़ी बहन के घर के सामने गाड़ी रोककर पत्नी ने चौथी बार दोहराया। नहीं, मैंने चौथी बार भी अपना स्वर तीता होने से बचा ही लिया और अपने वाक्यों की ज्यों की त्यों पुनरावृत्ति की। तुम रेणु की स्टाफ कार में हमें स्टेशन छुड़वा दो। यह गाड़ी यहीं पार्कड रहे तो बेहतर होगा। तुम और तुम्हारी ये मनमानियां। पत्नी ने पास खड़े एक अर्दली को इशारे से अपने पास बुलाया और कबाब के हॉट केस तथा बर्फ की बाल्टियां उसके हाथ में थमा दी। गाड़ी कहीं छूट न जाए। बाबूजी अधीर हो उठे। हमारा स्टेशन पर जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। पत्नी मेरी ओर देखकर घनिष्ठता से मुस्कुराई। बाह्याचार का उसे अच्छा अभ्यास है। मुझे भी। औपचारिकता से मैं भी अनभिज्ञ नहीं। अपना ख्याल रखना। तुम्हारे फोन का मुझे इंतजार रहेगा। पत्नी गाड़ी से नीचे उतर गई। हाँ, मैंने कहा मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। आपकी यात्रा शुभ हो। बाबूजी की दिशा में मुस्कुराकर पत्नी अपनी बड़ी बहन के लॉन में बिछी कुर्सियों व अतिथियों के भीड़ में सम्मिलित होने आगे बढ़ चली। ड्राइवर जरा जल्दी भेजना बेटी। बाबूजी ने पत्नी को पीछे से पुकारा। हमारी गाड़ी छूटने में बहुत कम समय बचा है। रेलवे स्टेशन पर हम ठीक समय से पहले ही जा पहुंचे। रेलवे पुलिस चौकी का दरोगा मुझे जानता था। दूसरे दर्जे के वातानुकूलित शयन यान में हमें शयनिकाएं दिलाने में दरोगा ने मुस्तैदी दिखाई और रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर लगते ही बाबूजी ने और मैंने अपनी अपनी निर्धारित व्यवस्था संभाल भी ली। जैसे ही रेलगाड़ी ने आगे बढ़कर दरोगा का मुस्तैद चेहरा मेरी आंखों से ओझल किया, मैं फूट फूट कर रोने लगा। बहन की संकटावस्था के निमित्त छोटी पहुंच की मेरी और बाबूजी की समस्त आशंकाएं क्यों सदा के लिए यूं ठिठक गई थीं और दीर्घ पहुंच के हमारे सभी भय अंततो गत्वा क्यों सही सिद्ध हुए थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।